नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, या यूं कहें तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कुलदीप वत्स की। नमस्ते। नमस्ते। ये जाने जाते हैं अपने बुलंद आवाज़, बेबाक अंदाज और जनता के प्रति प्यार के लिए। हरियाणा कांग्रेस के विधायक और दिग्गज नेता का हम अपने शो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। कुलदीप जी, पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो अभियान, और अब जो है वोट अधिकार यात्रा हुई है बिहार में। आपको क्या लगता है इसका सक्सेस रेशियो कितना है और आगे क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, आपने बात की सबसे पहले की भारत जोड़ो यात्रा की। मैं सल्यूट करता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को। जो बीजेपी के लोग एक छवि क्रिएट की थी राहुल जी की कि ये तो राजा हैं, ये तो साहबजादे हैं, ये तो महलों की राजनीति करते हैं। बीजेपी ने पता नहीं क्या क्या नाम उनको दिए। और राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, उसे साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी कितने दृढ़ संकल्प के नेता हैं, कितने ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और कितने पावरफुल नेता राहुल गांधी जी हैं। वो बीजेपी को उन्होंने दिखाया और देश की जनता ने देखा। उन्होंने हर उस प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ को सुना। मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं, पहलवान, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, वकील्स, लॉयर्स, जुडिशरी, किन से वो नहीं मिले। और हर उस व्यक्ति से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की जो उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा से राहुल गांधी जी की छवि भी सुधरी। और पूरे देश में जो उन्होंने एक नारा दिया था ना, मैं मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, तो उसने मोहब्बत की दुकान वास्तव में खोली है। नफ़रत की राजनीति किस देश में जो चली हुई है, जो बीजेपी के लोग हैं, आज देखिए आप, कहीं जात की राजनीति करते हैं, कहीं धर्म की राजनीति करते हैं। आजकल तो ये पता नहीं किस किस रूप में ये भगवान राम को बेचते हैं, ये गौ माता को बेचते हैं, ये हर उसको इनसे कोई क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। रोजगार, अगर युवा रोजगार मांगता है तो बोलो भारत माता की जय। कोई बहन बेटी अपनी सुरक्षा मांगती है तो बोलो गौ माता की जय। कोई अधिकार अपने मांगते कुछ छात्र, उनकी जवाब, उनकी आवाज़ दबा के उनके लिए बोलते हैं बोले जय श्री राम। तो इनके नारों के अलावा और एक बवंडर के अलावा इस देश में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये लोगों ने राहुल गांधी जी जो आवाज़ बने देश की, उससे हर वो व्यक्ति आज अपने ये महसूस करता है कि हाँ, कोई नेता आया है जो हमारी बात को ईमानदारी से, मजबूती से जो उठा सकता है, वो राहुल गांधी जी। आजकल हर न्यूज़ या हर कोई अपडेट हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी पता चल जाता है। जब वोट चोरी की ये जो कंट्रोवर्सी है ये सामने आई, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया ने राहुल गांधी जी को भगवान बना दिया। तो सोशल मीडिया पे तो हमें दिख रहा है कि राहुल गांधी जी को अच्छा दिखाया जा रहा है, एकदम से काया पलट हो गई है पॉलिटिक्स में। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या ऐसा हो रहा है कि क्या कांग्रेस का पलना भारी होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल एक दिल से और साफ सच्चाई से एक बात अगर आपको कहूँ, मैं अभी बिहार में इंचार्ज हूँ। अच्छा। और मैंने जो राहुल जी की छवि लोगों की नज़रों में देखी, जो लोग बीजेपी की वोट देते थे, जेडीयू की वोट देते थे, वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वास्तव में जननायक नेता हैं, गरीब के, मजदूर के, किसान के, व्यापारी के, हर उसके नेता है। और जो वोट चोरी की जहाँ बात है, देखिए, बिहार के लोगों का नारा है वोट चोर, वोट चोर। राहुल जी कहते हैं वोट चोर, वो कहते हैं वोट चोर मोदी, मोदी वोट चोर। तो लोगों की एक आवाज़ बन चुकी है। और ये वास्तव में जो एक आवाज़ है, बिहार की धरती से उठी है, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। और इससे जो आवाज़ उठी है, ये पूरे देश में आज हर उस व्यक्ति की आवाज़ बन चुकी है। और आने वाले समय में आप देखना बहुत बड़ा प्रयोग। पार्लियामेंट में जब भी विपक्ष सरकार की कमी बताता है तो अचानक से माइक ऑफ हो जाता है, तो क्या लगता है कि ये टेक्निकल इशू है या जानबूझ के होता है? देखिए, ये जानबूझ की बदमाशी करते हैं ये बीजेपी के लोग हैं। आप एक चीज़ वो देखिए, जब उनके कोई नेता बोलते तो माइक बंद नहीं होता, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते तो माइक बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको कि ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जी।
राहुल गांधी जी आज डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। राहुल गांधी जी ने पहले राफेल का मुद्दा उठाया, ईमानदारी से उस राफेल में बड़ा घोटाला, जी। राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाया गया। और उस सच्चाई से राहुल गांधी जी ने जो आज कहा, चाहे नोटबंदी पे कहा, चाहे जीएसटी पे कहा, चाहे कोरोना में कहा, बात सत्य हुई या ना हुई। राहुल गांधी एक विजन का नेता है, वो कोई इनके तरह अनपढ़ नहीं है, वो विजन का नेता है। और मैं आज एक दिल से बात कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी की जो छवि आज लोगों में बनी है जी। हर व्यक्ति, पहले राहुल गांधी जी को पप्पू कहते थे, ये बीजेपी के ने पप्पू बना दिया। राहुल गांधी जी शार्प और इंटेलिजेंट व्यक्ति बीजेपी में कोई नहीं है, कांग्रेस में तो है ही नहीं, बीजेपी में भी कोई नहीं है। वो एक बहुत सच्चे, सबसे बड़ी बात, मैं राहुल जी को अपना आदर्श इसलिए मानता हूँ, ये नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी एक सच्चे और ईमानदार नेता है, वो झूठ का उनके पास जरा सा भी नहीं है, और ईमानदार और साफ छवि को निडर। सबसे बड़ी बात, वो मोदी जी की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, उनको खूब परेशान किया जाता है, और राहुल गांधी जी ने कभी भी डर के राजनीतिक नहीं की, निडर है, बिल्कुल शेर की तरह चलता है। उन्होंने कहा है कि भाई मोदी जी मेरी आंख में आंख डाल के बात तो करें, मोदी जी भाग जाते हैं। पर राहुल जी एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं और ईमानदार नेता है। कांग्रेस में मैं कहता हूँ इससे ईमानदार नेता आज के दिन कोई नहीं है, और इससे तगड़ा, इनसे संघर्षशील कोई नेता नहीं जो राहुल गांधी जी है। आप अपनी बुलंद आवाज़ से जाने जाते हैं और युवाओं के लिए आपका हित हमेशा ही ऊपर रहा है। आपने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है और उनके हित के लिए काम भी किए हैं। बात करें अगर एसएससी के मुद्दे की, तो अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, और एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मेरा बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा एक क्वेश्चन भी लगा हुआ था कल जी, जो कल वो हंगामे के बीच नहीं हुआ। कारण क्या है, आज युवा जो हमारे देश के भी, मेरे प्रदेश के भी मैं कह रहा हूँ इतना ज़बरदस्त तरीके से भटका हुआ है। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो नशा बढ़ रहा है, उसका सिर्फ सबसे मुख्य कारण है वो बेरोजगार है। और इस प्रदेश में चाहे सीटेट की बात हो, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे जेबीटी भर्ती की बात हो, चाहे 5600 के जो पुलिस की जो नौकरियां इलेक्शन से पहले निकाली थी वो बात हो, दुनिया भर के ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पूर्ण रूप से ये सरकार फेल है और युवाओं के साथ धोखा करने का काम है। और जो ये बिना खर्ची बिना पर्चे की बात करते हैं, ये बिल्कुल उनकी झूठ है। ये जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के, हरियाणा के युवाओं को कोई धोखा देने की बात करते हैं, जितनी भी अच्छी पोस्ट हैं जी, आप उठाइए, एसडीओ की, एचसीएस की, आपको हरियाणा के युवा में काबिलियत नहीं मिलेगी, वो बाहर के युवा लग रहे हैं। तो हरियाणा में आप एमए, बीएड, बीएससी, अगर आप उसको चपरासी की देंगे, क्लर्क की नौकरी देंगे, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखों की क्या वैल्यू है इस राज्य में। क्या यही कारण है कि हरियाणा और पंजाब के युवा अगर पढ़ लिख जाती है तो वो देश से ज़्यादा बाहर विदेश में जाके सेटल होना पसंद करते हैं? कारण क्यों, आप इस बात से समझ गए क्यों जाते हैं? अगर उनको अच्छी शिक्षा जब वो ले रहे हैं, अच्छा खर्च कर रहे हैं, अगर अच्छी कोई जॉब, अच्छा कोई बिजनेस अगर यही मिल जाएगा तो बाहर कौन जाएगा? अपने घर को छोड़ के कौन जाता है? अपने घर को छोड़ के वो जाता है जब उसको कोई रास्ते नहीं दिखते हो। तो आज बच्चे डोंकी के माध्यम से भी जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं नमस्ते ट्रम्प। आज हमारे युवाओं को बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांध के कुत्तों की तरह घसीट के लेके आते हैं और फिर ये नमस्ते ट्रम्प बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा जिस देश में लगाया गया है, उसी देश की बेटी हमेशा संकट और खतरे में नजर आती है। मर्डर केस की बात करें, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि अभी कुछ टाइम पहले मनीषा का मर्डर केस सामने आया और कल निकी का, जो एक घर में दहेज के मामले में जलाकर उनकी मृत्यु हुई। देखिए, ये एक झूठा नारा है इनका जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका एक झूठा नारा है। चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे देश की बात हो, पिछले 11 साल में आप यूपी की हिस्ट्री उठा लो, रात को लड़की जो जिसका मर्डर हुआ, जिसके बलात्कार हुआ, उनका रात को आप लोग उसका दाह संस्कार करते हैं। हरियाणा की बात ले लो, अभी हमारे जो मनीषा का जो मर्डर हुआ है, आए दिन लड़कियों के साथ, बहन बेटियों के साथ, व्यापारियों के साथ
आम व्यक्ति के साथ आए दिन मर्डर हो रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, और लोग कहते हैं कि सुशासन का राज है, आम अमन चैन भाईचारे का राज है। यही अमन चैन है क्या? अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है जी। हमारा और हमारी बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं, तो फिर कौन सा सुशासन राज कहीं का है? ये झूठी घोषणाएं हैं, और मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से इसमें फेल है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अचानक रिजाइन कर देना और सत्यपाल मलिक जी का निधन, और उनके निधन के बाद उनको राजकीय सम्मान भी ना मिलना, ये दो बड़े जाट चेहरे हैं, और इनको इस तरीके से अपमान देना, अपमान की जैसे हमने बात करी, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पूरी किसान कौम का अपमान है जी। किसान कोई जाट नहीं है, और जाट करके जय श्री आदरणीय सतपाल मलिक जी जो हैं वो 4-5 स्टेटों के गवर्नर रहे जी। मंत्री रहे, सांसद रहे, और वो बेबाक आवाज़ थी। मैंने आपको कहा ना, जैसे उन्होंने पुलगामा अटैक की खुल की लोगों के सामने बताया। अब मोदी जी इतनी बात कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे, तो वो किसान की आवाज़ उठाई, किसान का मेरा वर्ग हर उसकी आवाज़ उठाते थे। तो उसको देख लो, राष्ट्रीय सम्मान जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया। इनकी सोच कितनी छोटी सोच है। उसके बाद जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति रहे, अचानक वो इस्तीफा देते हैं। देश की जनता के मन में आज भी सवाल है, आज तक आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का ये नहीं पता वो है कहाँ। जी। कपिल सिब्बल जी ने मांग की कि हमें बताओ तो सही, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं कहाँ। तो इस बीजेपी में अगर इनकी चमचागिरी करेगा कोई, इनके हाँ में हाँ मिलाएगा तो इनको अच्छा लगते हैं, और अगर इनके खिलाफ कोई सच्चाई की बात रखेगा तो ये लोगों को पसंद नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह को अक्सर काफी ट्रोल किया जाता है कि वो ज्यादा बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, जबकि मोदी जी हर जगह बोल देते हैं, उनकी आवाज बहुत बुलंद है। लेकिन अगर एक्चुअल तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह जी ने दी है, और मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है। आपका इसमें क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे जी। मोदी जी बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं, और वो है ना सरदार असरदार। तो आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूरे देश के और सभी दल के थे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर जब होता है ना, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो देश की जनता जानती है। तब वो गवर्नर रहे, तब देश की जनता जानती है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तब उनके बारे में जनता जानती है। तो मोदी जी के बारे में सब ये जानते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, बोला थोथा चना बाजे गना। बात समझे? सुना है मैंने। हमारे हरियाणा की भाषा है थोथा चना बाजे गना। तो ये थोते चने हैं, बाजते ज्यादा है। आज मैं एक ट्रिब्यून के उसमें पढ़ रहा था कि 1100 लाख करोड़ के करीबन का मीडिया का खर्च है। 1100 लाख करोड़ का था, इतना थोड़ा मीडिया का एडवर्टाइजमेंट का खर्च है। अच्छा। अब इनसे ये पूछिए, ये एड पे इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना देश के विकास के लिए क्यों नहीं खर्चा कर रहे? विदेश यात्राओं पे आप कर रहे हैं, आप इतनी यात्रा करके आगे, जैसे वो मैं उस दिन भगवत मान का एक वर्कर था, बोला 10,000 की पॉपुलेशन पे जा रहे हैं, भगवत मान जी कह रहे थे, बोला इतने तो हमारे को जेसीबी खड़ी करते 4 तो 10,000 आदमी तो वहीं इकट्ठे होते, बात भी सकते हैं। इस दोस्ती का कोई फायदा भी तो नहीं दिखा? कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। देश को बताइए, रसिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था जी। ये जो हमारे जो दोस्त थे उनके सारे खिलाफ है। जो हमारे देश के दुश्मन है, चाइना हमारे देश का दुश्मन है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलता। आज हमारे, आप खुद जाके पता करो कि कितनी किलोमीटर अंदर हमारी सीमा में आ गए। पाकिस्तान का ठीक है, बोला ऑपरेशन सिंदूर। क्या आपको नहीं लगता कि जो भारत के युवाओं की दशा है वो उसका कारण वो खुद है? क्योंकि डेवलपमेंट की बात करी जाए तो उनके मुंह से सिर्फ धर्म निकलता है, जय श्री राम, हमें सिर्फ मंदिर चाहिए, हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, और फिर वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसके जिम्मेदार खुद युवा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये, सलूट आपको। सबसे बड़ी बात, मैं बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल जो आपने कहा, मैं बहुत गंभीर हूँ जी। मुझे ये बताइए, बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि जो जय श्री राम कहेगा वो हिंदू होगा। इनसे पूछना, हमारे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है।
और इस देश के जो किसान थे, देश का हर व्यक्ति सुबह जब उठता था तो कहेगा अगर था कोई मिलता था जो हल जोड़ता था, ले राम का नाम, राम राम, राम राम काका, राम राम ताई, राम राम भाई, ये शब्द निकलते थे। आज क्या है, मैंने वही तो कहा ना, एक पिक्चर फिक्स कर दी जी कि मुसलमान तुम्हारे को आज से पहले मुसलमान यही नहीं थे। जी कौन सा हिंदू खतरे में? अगर हम आज भी हम खतरे में हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन जी 80 से 80% हमारी है, अगर आज भी हम खतरे में हैं तो भाई मुझे ये बताओ बीजेपी के लोगों, आप इन लोगों का भविष्य जो खराब कर रहे हो, भाई हम सुरक्षित कब होंगे फिर? जी बताओ मुझे। और मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, गौ माता को भी मानता हूँ, हर धर्म को मैं मानता हूँ, पर ये नहीं मैं धर्म की आड़ में अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दूँ। और पता नहीं बच्चों में क्या एक ऐसा हिंदू तव सनातनी हिंदू सनातनी। मुझे ये बताओ, अरे सनातनी तुम आज पैदा हुए हो क्या? मतलब आज हुए क्या? आज तुम इन बच्चों को एक मुख्य धारा से भटकाया जाता है, एक नेगेटिव फिट किया जाता है कि भाई इस तरीके से हमने चलना है, इस तरीके से ये करना है, तो वो उसी तरीके के ऊपर चलते हैं। पर मैं देश के युवा समझेंगे, ज़रूर समझेंगे एक दिन, और समझ भी गए हैं। जी वो जो धर्म की आड़ में जो ये लोग कर रहे हैं, इसकी सारी बातें लोगों के समझ में आ गई है, और युवा आएंगे अपनी मुख्य धारा में आ गई। बिहार में देखो आज जी रोजगार मांगते तो लाठियाँ पड़ती हैं, गोलियाँ मिलती हैं, हरियाणा में देखो, कहीं पे भी जाओ, तो वो आएंगे अपनी मुख्य धारा में आएंगे, जरूर आएंगे, पर तब आएंगे तब हमारा प्रदेश और देश जब गर्रत में जा लेगा। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी पे अटैक हुआ है जब वो जन सम्मेलन में थी। आपको क्या लगता है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई में लोगों का गुस्सा है जो अब निकल के आ रहा है? देखिए, इस तरह की जो भी घटना होती है जी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के साथ साथ देश की महिला है। जी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। और इस तरह की मैं इस तरह की इजाज़त या इस तरह के किसी भी हमले को या किसी उसको कभी भी समर्थन नहीं करता। वो एक जनप्रतिनिधि है, एक गरिमा उपस्थिति की उसकी चेहरे की एक कदर है, और इस तरह की को मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के माध्यम से कई लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो इस बारे में सोचेंगे कि एक्चुअल में इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी हम बटे हुए थे चीज़ों में, लेकिन अब एक हमें दिशा दिखाई दे रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस शो के माध्यम से लोगों की जागरूकता जागेगी और भी ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं, धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट, एक अपील भी करता हूँ, खासकर देश के युवाओं से, जी जो आज अपराध और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं प्रत्येक उस व्यक्ति नौजवान से अपील करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने माँ बाप के इकलौते एक चिराग हो, इस देश की शान हो, हमारे देश के खिलते हुए कमल हो। आपके माँ बाप ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं। आप नशा और अपराध से ना भटकें, और अपने माँ बाप के इज्जत, अपने परिवार की इज्जत और उनका ख्याल करके इन चीज़ों से बचें और अपने देश के लिए और अपना भविष्य सुरक्षित करें। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।